नमाज अदा करना इंडिया में आइन के तहत फंडामेंटल राइट टू रिलीजन यानी मजहब की आज़ादी का हिस्सा है। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश में एक खाली घर में नमाज अदा करने पर 12 अफराद को गिरफ्तार किए जाने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किस कानून के तहत पुरअमन नमाजियों को मुल्ज़िम करार दिया। वैसे ये इस किस्म का कोई पहला वाक़या नहीं है। इन गिरफ्तारियों की कानूनी हैसियत और इंडियन मुसलमानों पर इसके असरात को समझने के लिए आज हम बात करेंगे माहिरीन से। तो मैं हूं समरा फातिमा और ये आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा की हमारी टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में देखिएगा ट्रंप के इस दावे ने कि नेटो के फौजियों ने अफगानिस्तान की फ्रंट लाइन से गुरेज किया, दुनिया भर में शदीद गम और गुस्से को जन्म दिया है। और यमन में सरकारी फोर्सेस के जंगजुओं से मुल्क के वसी इलाकों का कंट्रोल संभालने के बाद यमन में झड़पों में तेजी। मामला है उत्तर प्रदेश के ज़िले बरेली के एक गांव का, जहां गुज़िश्ता हफ्ते एक खाली घर में नमाज अदा करने पर 12 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब मुबैना तौर पर घर के अंदर नमाज अदा करते हुए इन लोगों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। घर की मालकिन का कहना था कि नमाज उनकी इजाज़त से अदा की जा रही थी, जबकि पुलिस कहती है कि ये एहतियाती कार्रवाई मोहम्मदगंज गांव के लोगों से मिलने वाली इस इत्तला के बाद की गई कि खाली घर को मुबैना तौर पर गुज़िश्ता कई हफ्तों से आर्जी मदरसे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। हिरासत में लिए गए 12 अफराद के खिलाफ अमन व अमान में खलल से मुताल्लिक़ दफ़ा के तहत चालान किए गए और बाद में उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें ज़मानत दे दी। इस बारे में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अंशिका वर्मा ने कहा कि बगैर इजाज़त कोई भी नई मजहबी सरगर्मी या इज्तिमा करना कानून की खिलाफ वर्जी है। ऐसी सरगर्मियां अंजाम देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये वाक़या इंडिया में गुज़िश्ता कुछ अरसे में सामने आने वाले उन वाक़यात के सिलसिले में ताज़ा तरीन कड़ी है जहाँ मुसलमानों को अवामी मकामात पर नमाज अदा करने पर मुजरिमाना या एहतियाती कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। इससे पहले 11 जनवरी को एक कश्मीरी शख्स को अयोध्या में राम मंदिर के अहाते में मुबैना तौर पर नमाज अदा करने के बाद हिरासत में ले लिया गया था। उनके ख़ानदान का कहना था कि वो ज़हनी तौर पर बीमार हैं और उन्होंने मेडिकल रिकॉर्ड्स भी जमा कराए। गुज़िश्ता साल मार्च में पुलिस ने मेरठ की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म को होली के त्यौहार के दौरान कैंपस में नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया। उन्हें ज़मानत तो मिल गई, लेकिन कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। गुज़िश्ता साल जून में ज़िला बदायूं में एक मंदिर के मुस्लिम केयर टेकर को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब एक खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की गई वीडियो में उन्हें मंदिर के सहन में नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया था। और दिल्ली में सड़क पर नमाज पढ़ते हुए एक शख्स को पुलिस एहलकार की लात मारने की वीडियो वायरल हुई। तनाज़ा हुआ, इस मामले में पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया। जुलाई 2022 में लखनऊ में एक मॉल के अंदर नमाज अदा करने पर 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। और इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं द वायर की सीनियर न्यूज़ एडिटर आरफा खानम। आरफा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस तरह के जो वाक़यात जब होते हैं और जिस किस्म की पुलिस कार्रवाई देखने को मिलती है, इसका कानूनी जवाज़ क्या है जब मुल्क का आइन ही आपको फ्रीडम टू रिलीजन देता है? जी हाँ, कई लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर कौन-सा कानून ऐसा तोड़ा है इन लोगों ने, जो लोग 12 लोग नमाज़ पढ़ते हुए पकड़े गए। मैं कहती हूँ कि जब इस सवाल का जवाब मिल जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा। अब सीधे तौर पे कहा ये जा रहा है कि ब्रीच ऑफ पीस है। हिंदी में कहें तो शांति भंग करने के इल्ज़ाम में इन लोगों को हिरासत में लिया गया। और आप ये सोचिए कि कानून चूँकि कोई है ही नहीं, कोई मुकदमा हो ही नहीं सकता, तो मैजिस्ट्रेट ने इनको फ़ौरन ही बेल दे दी। लेकिन सवाल यहाँ पे यही पैदा होता है कि बहुत ही गैर कानूनी तरीके से कानून को इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। और कभी-कभी अफ़सोस और दुःख ये होता है कि आप ये देखिए, हमारे मुल्क में हमारे प्राइम मिनिस्टर एक मंदिर से दूसरे मंदिर, तीसरे मंदिर, चौथे मंदिर, ऐसा लगता है कि वो पार्लियामेंट में कम रहते हैं और मंदिरों में ज़्यादा रहते हैं। और जिस स्टेट का ये ज़िक्र हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये खुद हेड प्रीस्ट हैं एक बड़े मंदिर के, जो उत्तर प्रदेश में ही मंदिर है, गोरखनाथ टेम्पल, उसके अभी भी मौजूदा वो प्रीस्ट हैं। 2014 से वो उन्होंने शुरू किया प्रीस्ट होना, हेड प्रीस्ट, और अभी भी वो चीफ मिनिस्टर की हैसियत भी रखते हैं और वो प्रीस्ट भी हैं। और खुद सरकारी पैसा, टैक्स पेयर के पैसे से जो यहाँ जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके चाहे त्योहार हो या रिलीजियस प्रोसेशंस हो, बाकायदा सरकारी पैसे पे किया जाता है। और यहाँ पूरी मुस्लिम आइडेंटिटी को क्रिमिनलाइज
سیکریفائس کرنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں. تو اب یہ سوچیے کہ نماز پڑھتے ہوئے پکڑے گئے، پیچھے سے ان کا ویڈیو بنا کر گاؤں کے ہی کسی شخص نے یہ پولیس کو بھیج دیا، اور پولیس نے فوراً اس پہ عمل کرتے ہوئے ان مجرموں کو پکڑا. اور بتایا تو یہ گیا کہ 12 لوگ تو حراست میں لیے گئے، گرفتار کیے گئے، میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیے گئے، اور 3 لوگ اس میں بھاگے ہوئے پائے گئے. دے ور ایبسکونڈنگ، یعنی نماز پڑھ کے بھاگ گئے وہ لوگ. اتنا بڑا جرم ہوا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں جی کن الفاظ میں آپ کو یہ بتاؤں. اچھا، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آپ بغیر اجازت اگر اس طرح کی کوئی سرگرمیاں ہوتی ہیں، کس طرح کی اجازت کی ضرورت ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے کس طرح کی اجازت کی ضرورت ہے؟ وہی تو، وہ دیٹس دا اونلی فنی تھنگ کہ یہی جو قانون کی بات ہو رہی ہے، یہاں کوئی بھی قانونی پہلو اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ کوئی بھی قانون توڑا گیا ہے، کسی بھی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے. یہاں تک کہ صرف ایک بات ہو سکتی تھی کہ وہ ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے جس جگہ پر جس کے اونر کو اس بات سے پرابلم تھی. وہ خود ایک مسلم کا ہی وہ گھر ہے، وہ گھر جو بند پڑا ہوا ہے جس میں وہاں کوئی رہتا نہیں، اور ایک جمعے کی بات نہیں ہے، کئی جمعے سے وہاں پر لوگ نماز پڑھ رہے تھے. اس کے پیچھے جو ایک اور اہم بات ہے جو لوگوں کو نہیں معلوم، وہ یہ کہ زیادہ تر جگہوں پر مسجدوں کی بہت کمی ہے. کہ شہروں میں تو مسجد ہے لیکن گاؤں دیہات میں نہیں ہے. کچھ شہر یہاں پر ایسے ہیں کہ اربن پلاننگ کے تحت باقی جو مذہبوں کے لوگ ہیں ان کے لیے تو زمین الاٹ کی گئی ہے، ان کو پرمیشن دی گئی ہے کہ وہ بنا سکیں. جیسے گڑگاؤں یہاں پر دلی کے پاس ہی بہت بڑا شہر ہے جہاں لوگوں کو 1 سے 2 گھنٹے سفر کرنا پڑتا ہے، دور دراز کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنی پڑتی ہے. اور جمعے کے روز لوگ زیادہ بڑی تعداد میں نماز پڑھتے ہیں، اس لیے خالی جگہوں کا یا گھروں کا وہ استعمال کرتے ہیں. ابھی رمضان آنے والے ہیں، پھر دیکھیے آپ یہ تماشا ہوگا جب تراویح کی نماز ہوگی جی اور کچھ لوگ اپنے گھروں کا استعمال کریں گے یا پارکنگ کا استعمال کریں گے. جی پچھلے سال میں بھی ہم نے یہ دیکھا، اور مجبوری کے تحت لوگ استعمال کرتے ہیں ان جگہوں کا. اگر ڈیزگنیٹڈ جگہیں ہوں، اگر بالکل اس گاؤں میں مسجد ٹھیک ہوتی، ہے. تو آپ بتائیے کہ ان لوگوں کو کیا ضرورت ہوتی اس خالی پڑے گھر میں نماز پڑھنے ٹھیک، کی. بہت شکریہ عارفہ ان تفصیلات کے لیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے افغانستان کی جنگ میں نیٹو کے کردار سے متعلق بیان پر خوب بحث ہو رہی ہے. یہ آج ہماری ٹرینڈنگ سٹوری ہے. اصل میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ شورٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ کو کبھی ضرورت پڑی تو فوجی اتحاد نیٹو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا یا نہیں. یہی نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کبھی ان کی ضرورت نہیں پڑی اور ہم نے ان سے کبھی کچھ مانگا نہیں. وہ کہیں گے کہ انہوں نے افغانستان میں کچھ فوجی بھیجے تھے، اور ہاں بھیجے بھی تھے، لیکن وہ فوجی کچھ پیچھے رہے، محاذ سے کچھ دور. یہ بیان سامنے آتے ہی دنیا بھر سے شدید رد عمل آنے لگا کہ ان کی یہ بات فیکچولی کتنی صحیح ہے. بی بی سی کی نامہ نگار سارہ اسمتھ کہتی ہیں بے شک وہ اس بارے میں غلط ہے کہ امریکہ کی نیٹو نے مدد نہیں کی. افغانستان کی جنگ میں 1000 سے زیادہ غیر امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے، اور نیٹو کے فوجی وہاں اس لیے تھے کیونکہ امریکہ پر 9/11 کے حملے کے بعد وہ ایسا واحد موقع تھا جب نیٹو کی اجتماعی دفاع کی شق آرٹیکل 5 کا نفاذ ہوا تھا، جس کے تحت کسی ایک ملک پر حملہ سبھی ملکوں پر حملے کی طرح دیکھا جائے گا. اس وقت نیٹو کے تمام ملک امریکہ کے ساتھ تھے. برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کے ممبر آف پارلیمنٹ بین اوبیز جیکٹی، جو خود افغانستان میں خدمات انجام دے چکے ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، میں نے برطانوی فوجیوں کی جانب سے دی جانے والی قربانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایکس یوزر نیل لینگسٹر نے لکھا، میرا بیٹا 6 ماہ تک عراق اور 7 ماہ تک افغانستان میں تھا. اس نے سنگین میں جنگ لڑی اور اپنے ساتھیوں کو مرتے ہوئے دیکھا. وہ خود بھی اس وقت کے زخم اپنے ساتھ لے کر جی رہا ہے. اور ایڈم شوارٹز نے لکھا، ٹرمپ یہ سب 19 غیر امریکی ممالک کے ان 850 فوجیوں کے خاندانوں سے کہہ کر دیکھیں جو افغانستان میں امریکہ کی خاطر لڑتے ہوئے ہلاک ہو گئے. اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر. یوکرین اور روس کی جنگ کے خاتمے کی کوششوں کے درمیان آج متحدہ عرب امارات میں روس، امریکہ اور یوکرین کے درمیان مذاکرات ہوں گے. یوکرین کے صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ امن کے حصول کے لیے امریکہ کا بہت مضبوط کردار ضروری ہے اور جنگ کے خاتمے کے لیے دستاویزات تقریباً تیار ہیں. امریکہ نے باضابطہ طور پر عالمی ادارہ صحت یعنی WHO سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی اس ایجنسی کو اپنے ایک بڑے ڈونر کی مالی امداد سے محروم ہونا پڑے گا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 سال قبل اس فیصلے سے متعلق ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے. انہوں نے ادارے پر الزام لگایا تھا کہ اس نے کووڈ کی وبا کے دوران چین پر حد سے زیادہ توجہ مرکوز کی تھی. ٹک ٹاک نے پابندی سے بچنے کے لیے امریکہ میں ایک علیحدہ
सिस्टर कंपनी कायम करके कंपनी के साथ $14 अरब का मुआहिदा कर लिया है। अमरीकी कांग्रेस ने 2024 में एक कानून को मंजूरी दी थी जिसके तहत या तो टिकटॉक को अमेरिका में एक्टिव रहने के लिए किसी अमरीकी खरीदार को फरोख्त किया जाना चाहिए या फिर पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। यमन में एक दिहाई से जारी तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता हुकूमती अफवाज ने जनूबी यमन में एक आज़ाद रियासत के लिए लड़ने वाले अस्करियत पसंदों से मुल्क के बड़े हिस्से का कंट्रोल वापस ले लिया है। ये सूरत हाल गुज़िश्ता माह सऊदी अरब की जानिब से मुकाला की बंदरगाह पर हमला करने से पहले की है। इस हमले के बाद मुत्तहदा अरब अमारात के हिमायत याफ्ता अस्करी गिरोह, जिन्हें STC के नाम से भी जाना जाता है, पसपा होकर अदन के अतराफ में अपने मजबूत ठिकानों की जानिब वापस चले गए। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात इस जंग में पहले एक ही सफ़ में खड़े थे और हुसी बागियों के ख़िलाफ़ यमनी हुकूमत की हिमायत कर रहे थे जो मुल्क पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब इख्तलाफात के बाद सऊदी अरब ने BBC को उन जेलों तक रसाई दी है जो कभी अमारात के कंट्रोल में थीं, जहां मुबैना तशद्दुद और बदसलूकी के इल्ज़ामात सामने आए हैं। इस पर मज़ीद तफसील नवाल अलमगाफ़ी की इस रिपोर्ट में जो पेश कर रही हैं खदीजा आरिफ। हम जनूबी यमन की एक जेल में मौजूद हैं, एक ऐसी जेल जो कि बहुत अरसे से कायम है, लेकिन ये पहली बार है कि कैमरों को इसके अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। ये जेलें मुत्तहदा अरब इमारात के साबिक़ फ़ौजी अड्डों पर कायम थी। यमनी हुकूमत ने हमें एक बाकायदा सिक्योरिटी हिसार के साथ यहाँ आने की दावत दी है। वो ऐसा करके अपने साबिक़ इत्तेहादी के राज बेनकाब कर रहे हैं। हम बरसों से STC की जेलों की तहकीकात कर रहे हैं। हमें हमेशा से मालूम था कि ये जेलें मौजूद हैं, लेकिन यमनी हुकूमत की जानिब से जो सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद की हिमायत याफ्ता है, हमें यहाँ लाना, वो भी तमाम सऊदी मीडिया के साथ इस तनाज़े में एक गैर मामूली लम्हा है। हमें इन जेलों के बारे में इल्म था, तो फिर सवाल ये है कि अभी क्यों सऊदी इमारात को बेनकाब किया जा रहा है। हम उन मकामात तक रसाई हासिल नहीं कर सकते थे जो एमिरात के कंट्रोल में थे। जब हमने इन इलाकों को आज़ाद कराया तो हमें ये जेलें मिली। अगरचे बहुत से मुतासिरीन ने हमें बताया था कि ये जेलें मौजूद हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं था कि ये वाकई हकीकत है। हमें इस जेल में कैद रहने वाले एक साबिक़ कैदी तक रसाई मिली। उन्होंने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त रखी, इस खौफ से कि कहीं इमाराती फोर्सेस दोबारा वापस न आ जाएं। हर किस्म का तशद्दुद किया जाता है। तफ्तीश के दौरान सबसे बदतरीन सलूक होता था, यहाँ तक कि जिनसी तशद्दुद भी किया गया। वो कहते थे कि डॉक्टर को बुलाएंगे। ये नाम नहाद डॉक्टर दरअसल एक इमाराती फ़ौजी था। वो हमें मारता था और दूसरे फ़ौजियों को भी तशद्दुद का हुक्म देता था। मैंने कई बार ख़ुदकुशी की कोशिश की ताकि ये सब ख़त्म हो जाए। हमने इन इल्ज़ामात पर मुत्तहदा अरब इमारात से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन हमारी दरख्वास्त पर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। ये दिसंबर के अवाखिर की बात है जब इमारात और सऊदी अरब के दरमियान इत्तेहाद में दरारें वाज़ेह होना शुरू हुईं। मकला की बंदरगाह के किनारे जली हुई गाड़ियां अब भी खड़ी हैं, वो मकाम जहां सऊदी अरब ने एक फ़िज़ाई हमला किया था। ये इमारात के लिए एक इंतबाह था जिन पर जनूबी यमन के अलहदगी पसंदों को असलहा फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया गया। यमनी हुकूमत हमें ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो उस क़िला को पुर कर सकती है जो इमारात के इनक़ला के बाद पैदा हुआ है। इमारात ने यहाँ एक ताकतवर फ़ोर्स कायम की थी जिसका काम जनूबी यमन में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ ख़त्म करना था। यमन के अवाम एक दहाई से जंग का बोझ उठा रहे हैं और एक ऐसे वक्त में जब इमारात और सऊदी अरब के दरमियान ताकत की कशमकश जारी है, यमन का मुस्तक़बिल तवाज़ुन के एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। हमने कल आपको बताया था कि T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए बांग्लादेश के इंडिया जाने से इनकार करने के बाद स्कॉटलैंड के खेलने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। बांग्लादेश के लिए वेन्यू चेंज न करने के ICC के फैसले के बाद ये तनाज़ा अब इस हद तक बढ़ गया है कि अब क्रिकेट में सियासत के असर पर खुलकर बात हो रही है। ये सवाल भी किया जा रहा है कि जेंटलमैन्स गेम कहा जाने वाला ये खेल अब अपनी साख खो रहा है क्या? तफसील देखिए नादिया सुलेमान की ज़ुबानी। दहाइयों तक क्रिकेट में सियासी दावपेच एक ही मुकाबले की वजह से थे, इंडिया बमुकाबला पाकिस्तान, मगर अब ये पूरे खित्ते में फैल चुके हैं। इंडिया के साथ बढ़ती हुई कशीदगी अब मैदान तक आन पहुंची है, जिसके बाइस बांग्लादेश की 2026 के T20 वर्ल्ड कप में शिरकत मुतासिर हो रही है। 2026 के अवाखिर में कशीदगी के दौरान 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत के नतीजे में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में होने वाली सह मुल्की सीरीज से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली।
मगर इंडिया पाकिस्तान कशीदगी के साए क्रिकेट पर छाए रहे। 2025 का एशिया कप खिलाड़ियों का आपस में हाथ ना मिलाना, तकसीम इनामात में अजीबोगरीब लम्हात और सियासतदानों की जानिब से खेल के मैदान में जीत को जंग की जबान में बयान करने की वजह से याद रखा जाएगा। सियासत हमेशा से जनूबी एशिया में क्रिकेट में इंतजामी अमूर का हिस्सा रही है, लेकिन पहली बार हम ये देख रहे हैं कि हुकूमतें बराह रास्त मदाखलत कर रही हैं और क्रिकेट के जरिए पॉलिसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। खेल जज्बात और कौमी फखर से जुड़ा होता है, मगर जनूबी एशिया में जहां आबादी का बड़ा हिस्सा क्रिकेट में दिलचस्पी रखता है, ये पैसे की ताकत और असरो रसूख का जरिया भी है। क्रिकेट का दरअसल जनूबी एशिया के बगैर वजूद मुमकिन नहीं। इस वक्त क्रिकेट की जान यही खित्ता है। दुनिया में यही वाहिद इलाका है जहां क्रिकेट सबसे बड़ा खेल है। आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल की क़यादत इंडिया और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारों के पास है, जिससे ये सवाल उठता है कि आया इलाकाई तनाज़ात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात मजीद कशीदा होते जा रहे हैं, खासतौर पर शेख हसीना के सरहद पार पनाह लेने के बाद। इंडिया और पाकिस्तान अभी तक अपनी 2025 की मुहावजाराई के असरात झेल रहे हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुसलसल सरहदी तशद्दुद से मुतासिर हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि वो कशीदगियाँ और मसाइल इस खेल में भी सराहियत कर गए हैं, जिसे हम रिवायती तौर पर जेंटलमैन्स गेम कहते हैं। माजी में क्रिकेट ने सियासत से बालतर होकर सोचने और तनाज़ात से खुद को अलग रखने का रास्ता निकाला। 1999 के वर्ल्ड कप में कारगिल के बाद इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे के खिलाफ खेलते देखा। इसने ये बात वाजे की कि ये क्रिकेट है और वो कुछ और था। कभी क्रिकेट डिप्लोमेसी का मतलब हरीफ रहनुमाओं का एक साथ स्टेडियम में बैठना होता था। आज इसका मतलब दौरों की मनसूखी और वो रवैया है जो अलामती इजहार के तौर पर सामने आता है। मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में हालात काफी तारीख होंगे, क्योंकि अब तकरीबन हर मुल्क में सियासी मुदाखलत हो रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं, बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। क्योंकि क्रिकेट का जुनून दरअसल बड़े सगीर ही में है, तो हम चाहते हैं कि ये खेल तरक्की करे। अगर आप अपनी खारजा पॉलिसी के मकासद या बाहमी ताल्लुकात की वजह से क्रिकेट को मुतासिर होने देंगे, तो इससे सिर्फ क्रिकेट ही को नुकसान पहुंचेगा। मज़ीद खबरों और हमारे लाइव पेज के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/उर्दू पर आइए। इसके अलावा आप BBC न्यूज़ उर्दू को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज प्रोग्राम में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। समरा फातिमा को इजाज़त दीजिए।